Hello friends, today we are going to discuss about another fallout of Ukraine-Russia war that has put the whole world into a different kind of energy crisis. हाँ दोस्तों, यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से दुनिया में जो एनर्जी की क्राइसिस एमर्ज हुई है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ख़ास करके विशेषकर हम लोग इंडिया के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसे में एक स्पेशल टर्म जिसकी चर्चा बार बार इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं वो है स्टैगफ्लेशन। तो आज हम लोग स्टैगफ्लेशन की चर्चा करने वाले हैं और कैसे ये यूक्रेन और रसिया की क्राइसिस से एमर्ज होने वाली एक इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसकी पॉलिसी मेकर्स के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ चॉइस रिप्रेजेंट करता है और एक ये पॉलिसी डिलेमा भी होता है जहाँ पे कि उनको किसी एक चीज़ को त्यागने की ज़रूरत पड़ती है। इसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूक्रेन रसिया की जो लड़ाई है उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किए और अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो सप्लाई करने से रोक दिया गया है, उसकी फाइनेंसिंग सिस्टम को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वैसे में जो एनर्जी क्राइसिस है यानी क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और आज की डेट में ये $130 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। तो वैसे में हमें ये समझना है कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया अपने ऑयल के 80% से भी ज़्यादा ज़रूरतों को इंपोर्ट करता है। टू बी प्रिसाइज, इंडिया इंपोर्ट्स 84% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और वैसे में रसिया इज़ दी सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। तो रसिया क्या है, जो अदर इकोनॉमीज़ है स्पेशली यूरोपियन इकोनॉमीज़ और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी इकोनॉमी को वो ऑयल सप्लाई करते थे, गैस सप्लाई करते थे। वैसे में रशियन जो सप्लाई है वो चोक हो चुका है और इसी वजह से जो ब्रेंट इंडेक्स के ऊपर एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो क्या है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 130-135 डॉलर पर बैरल के आसपास होवर कर रहा है, जो कि इस क्राइसिस के एमर्ज होने के पहले अराउंड $80 पर बैरल था, जो कि एक मैनेजेबल लिमिट के अंदर समझा गया था। अब आइए हम समझते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि अभी हमने कहा कि 84% इंडिया अपने ऑयल के रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। ये जो क्वांटिटी है इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो भी क्या है, फ्लैटन हो जाएगा, काफ़ी बढ़ने वाला है। वैसे में अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया में इंपोर्ट का बिल बढ़ने से स्टैगफ्लेशन की स्थिति एमर्ज हो रही है। तो पहले हम ये समझें कि क्या होने वाला है। जैसे ऑयल इंपोर्ट का बिल राइज होगा, वैसे वैसे जो तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। यानी अभी तक जो ऑयल प्राइसेस की कीमतें हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं, उसको समहाउ गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड अदर रीजन्स। अभी ये बहुत लंबे समय तक सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज़ टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो जैसे ही हमारे कंज्यूमर के लिए ये एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, वैसे ही उसका जो इम्पैक्ट है वो महंगाई के तौर पर हमें सामने दिखना शुरू हो जाएगा। एक आंकड़े के हिसाब से, एक आकलन के हिसाब से कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $10 से बढ़ेगा तो इसकी वजह से 0.9% रिटेल इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है और इसी प्रकार से 0.5% ये होलसेल प्राइस होगा। होलसेल प्राइस
और ये रिटेल प्राइस। कहने का मतलब है कि जो ऑयल इंपोर्ट का बिल बढ़ने से जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और उस कीमतों के बढ़ने से इकोनॉमी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशनरी होगा, यानी इससे महंगाई बढ़ने लगेगी। और महंगाई बढ़ने से जो हमने कैलकुलेशन समझा है, जो एक स्टैंडर्ड कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है कि $10 अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका होलसेल प्राइस इंडेक्स पर जो असर पड़ेगा 0.95% से महंगाई बढ़ेगी होलसेल मार्केट के अंदर, और रिटेल मार्केट में 0.5% से ये महंगाई बढ़ जाएगी। हमने देखा कि ऑलरेडी $50 इंक्रीज हो चुका है प्री वॉर स्टेज से, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो इसका जो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे ही ये प्राइस राइज शुरू होगा, जैसे ही रेट रिवाइज किए जाएंगे इंडिया में, वैसे ही क्या है ये चीज़ों को महंगा करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन जब हाई ऑयल प्राइस या एनर्जी प्राइस की वजह से इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो लोगों के इनकम या उनकी जो इनकम की परचेजिंग पावर है वो क्या है कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप यूँ समझिए कि अगर हमारा महीने का इनकम 10,000 है तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है 10,000, और इसके सामने समझ लीजिए कि हमारा जो फूड का बिल है वो 5,000 रुपये पर मंथ का है। तो अब ये 5,000 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, चीज़ें हर चीज़ महंगी होगी, पैसा हमारा नहीं बढ़ रहा है, पैसा तो कांस्टेंट ही है, 5,000 ही हमारा बजट है महीने का। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, और जैसे ही हम कंजम्पशन यानी गुड्स की डिमांड कम करेंगे वैसे ही इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, एक स्थिति उभरती है जिसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जब डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्या है, स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी, या स्लो डाउन भी हो सकता है, यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे कम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि लोग अब गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। तो ये स्लो डाउन की स्थिति एमर्ज हो जाएगी इकोनॉमी में, और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ जाएगी। ऐसी ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हुई है इसीलिए इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी होगा। ये एक ऐसा टिपिकल सिचुएशन है जिसे कि स्टैगफ्लेशन कहते हैं हम। स्टैगफ्लेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन एंड प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या है, ये पोर्टमोंटो वर्ड है। पोर्टमोंटो वर्ड का मतलब इसमें दो शब्दों को जोड़ दिया गया है, एक शब्द है स्टैग्नेशन और दूसरा शब्द है इन्फ्लेशन, यानी स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन एंड प्राइस राइज दैट इज इन्फ्लेशन। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति एमर्ज होती है। ये बहुत ही टिपिकल सा सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इकोनॉमी में जब ग्रोथ रेट बढ़ता है, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा, तो महंगाई उसका क्या है, नेचुरल आउटकम होती है। और वहाँ पे पॉलिसी के लेवल पे जो सेंट्रल बैंक होती है वो इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जहाँ पे कि वो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करते हैं। इससे मनी सप्लाई क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई के कम होते ही इन्फ्लेशन धीरे धीरे महंगाई की दर कम होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर ओवर हीटिंग हो रही है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया होगा। ये स्थिति के विपरीत यहाँ पे जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है, जहाँ पे कि किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से लगातार एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूअसली अप हो रहे हैं, और वो अप ही होने वाले हैं। रीज़न ये कि ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ वो भी इसके प्राइसेस को कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको क्या प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और वो भी इस सिचुएशन को एनकैश करने की कोशिश करेंगे। वैसे में स्टैगफ्लेशन क्या है, एक पॉलिसी डिलेमा रखता है किसके लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए। ये एक पॉलिसी डिलेमा है, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब प्राइस राइज होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और ये पॉलिसी रेट्स बढ़ा देगी, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होने लगता है और धीरे धीरे कूलिंग शुरू हो जाएगा, यानी प्राइस राइज कम होने लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट अगर आरबीआई या सरकार की तरफ से ये पहल किया जाए कि अगर पॉलिसी रेट्स को कम करने इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है तो इकोनॉमी जो ऑलरेडी फॉल्टरिंग है, यानी अभी जो ग्रोथ रेट है वो कम होने की संभावना है, क्योंकि जो Q4 का रिज़ल्ट आने वाला है उसमें निश्चित तौर पर ये कम होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का इफ़ेक्ट है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वैसे में क्या है, एक पॉलिसी डिलेमा आरबीआई के सामने होगा कि वो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करे या इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रोपेल करने की कोशिश करें। और आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने इस बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रयास किया है और उसके लिए सरकार ने हैवी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्या है फोकस किया है। 7.5 लाख करोड़ का उसके अंदर सरकार ने बजट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए। वैसे में जो प्राइवेट इन्वेस्टर से, जो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड था इकनॉमी के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट भी शायद नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो सकता है लगातार कीमतों में वृद्धि की वजह से, ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज़ की वजह से। तो ये क्या है, एक टिपिकल सिचुएशन एमर्ज होता है जिसे कि हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ये ऐसी स्थिति है जिसमें एज ए कंट्री वी कैन नॉट डू मच, वी विल हैव टू वेट फॉर दी प्राइसेस टू कूल डाउन, ताकि जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑयल प्राइस ऑफ $74 पर बैरल। यहाँ पे $75 पर बैरल के हिसाब से हमने इकोनॉमिक कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेट अस होप दैट दिस वॉर गेट्स ओवर एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज़ वॉट फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट, like it and subscribe the channel. Thank you very much.